शङ्खं चक्रं जलौकां दधतमृतं घटं चारुदौर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मं स्वच्छातिरुद्यं शुकपरिविलसनम् मौलिमम्बोजनेत्रं कालाम्बोद्योज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसश्च प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। अभी हम लोगों ने ज्वर पे ये सीरीज शुरू किया है। सभी को मैं प्रणाम करता हूं। आप लोग भारत भूमि के पवित्र आत्माएं हैं। सभी लोग 84 लाख योनि काट के फिर मनुष्य अवतार लेके और उसके बाद में आप लोग वैद्य बने हैं। और ऐसा बोला जाता है, शास्त्रों में बोला गया है कि आयुर्वेद खुद ढूंढता है कौन सी पवित्र आत्माओं को आयुर्वेद का प्रैक्टिस करवाना है। तो आप सब लोग ने जो भगवान धन्वंतरी ने चूज किया है कि अच्छे अच्छे वैद्य लोगों को अच्छा अच्छा काम करवाना है इस दुनिया में। इसीलिए मैं सभी को प्रणाम करता हूँ। आप लोग पे भारत माता को गर्व है कि आप लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं। आज हम लोग जो ज्वर पे बात करेंगे तो हम पूर्व रूपावस्था के बारे में बात करेंगे। और इसके बाद वाला जो मेरा लेक्चर होगा वो हमारे आदरणीय सर कैंसर, मतलब जो सन्निपात ज्वर रहता है उसके अलग अलग टाइप रहते हैं, और कैंसर इसको को रिलेट करके मैंने उसके नोट्स बनाए हैं, लेकिन आज मैं जम्बलिंग नहीं करूंगा, सभी चीजें एक साथ नहीं पढ़ाऊंगा। इसलिए मैं आज पूर्व रूप को अच्छे से डिस्क्राइब करूंगा, और कल वाले लेक्चर में मैं कैंसर और सन्निपात ज्वर को हमें किस तरह से को रिलेट करके देखना है इस पे मैं बात करने वाला हूँ। और आप लोगों को मैं यहाँ अनम्यूट करने का ऑप्शन दे देता हूँ। अगर आप लोग कोई भी चीजों को मैं जो बताने का कोशिश कर रहा हूँ सिंप्लीफाई करके अपने गुरुजी की बात को, अगर आप लोगों को कोई भी बात नहीं समझ आ रही है तो आप कृपया मुझे रोकिए और बोलिए कि फिर से मैं वो बात करूँ, या हम उस टॉपिक पे फिर से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मैं जो भी नोट्स बनाए हूँ सर की बातों को उसको सिंप्लीफाई करके मैं एग्जाम्पल दे दे के आप लोगों को समझाऊंगा। कल हम लोगों ने पूर्व रूपावस्था के बारे में बात किया था कि ज्वर का पूर्व रूपावस्था रहता है तो इंसान चिड़चिड़ करता है, या फिर नॉर्मल इंसान में भी जब चेंज इन बिहेवियर होता है। तो जब हमने मन संताप लक्षण ऐसा बात किया है, तो मन और संताप ये जब दोनों चीजें आती है, मन का संताप होना जब होता है तो मतलब माइंड डिस्टर्ब रहता है, इरिटेटेड माइंड रहता है। उस टाइम पे हमें ज्वर की पूर्व रूपावस्था समझनी चाहिए। अब ये नॉर्मल कोर्स में हम लोग देखते हैं कि मन के लक्षण जो है वह कुछ अलग बिहेव करते हैं। नॉर्मली इंसान को जैसे कोई चीज बहुत पसंद थी खाने पीने में, लेकिन उसने क्या किया, एक मिनट रुके, मेरे को ये टाई लगा के सर ने बोला है मुझे कि टाई लगा के आप पढ़ाइए, थोड़ा ये डिफिकल्ट हो रहा है। ठीक है, तो सॉरी। तो ये है ना कि पूर्व रूपावस्था में हमें, एक मिनट रुके, मुझे ना थोड़ा, अभी आप लोगों से मैं सब सीख रहा हूँ ना ये सब चीजें। तो कुछ डिफरेंट लक्षण हमारे सामने आ जाते हैं पूर्व रूप अवस्था में। जैसे कि हमारे पास पेशेंट आते हैं, वो बोलते हैं कि हमें लेप नहीं लगाना, हमें कोई तेल नहीं लगाना, है ना, हमको बस्ती नहीं लेना, हमको सुगंधी द्रव्य भी नहीं चाहिए, अगरबत्ती भी हटाओ, अगरबत्ती भी नहीं चाहिए, हमें ये नहीं पसंद वो नहीं पसंद। तो उनके जो रिलेटिव हमें कोई कोई चीजें बताते हैं कि ये पहले नॉर्मल थे, जैसे इनको जलेबी पसंद था लेकिन ये जलेबी से इनको विकृति हो गई। मैं अपनी मम्मी का एक केस बताता हूँ। मेरी मम्मी का मृत्यु होने वाला था पिछले साल 2022 में, 23 में जब मृत्यु होने वाला था, तो मम्मी ने एक हफ्ते पहले मीठा और नमक ये छोड़ दिया। उनको पसंद ही नहीं आ रहा था, जबकि ऐसा कभी नहीं हुआ लाइफ में कि उनको मीठा पसंद नहीं हो या नमक पसंद नहीं हो। खाने में वो बंद ही कर दिया, उनको अच्छा ही नहीं लगता था।
उसको देखते ही उल्टी आती थी, अगर कोई भी चीज मीठा दे दिया या नमक वाला दे दिया। फिर वो टीवी से भी उनको इरिटेट हो रहा था। ये तो अरिष्ट सूचक लक्षण है। ऐसे ही पूर्व रूपावस्था में माइंड भी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हुआ रहता है। तो इंसान को वो सब इच्छा ही नहीं होती है कि उसको मीठा खाना है या कुछ कड़वा खाना है या कुछ भी चीज की इच्छा नहीं होती है। तो हमें ये समझना चाहिए कि ज्वर की पूर्व रूपावस्था शुरू हो गई है। दूसरा है कि उसको सुगंध पसंद नहीं होता है। अब हम लोग जटामांसी के बारे में देखेंगे, तो सभी में सबसे अच्छा जटामांसी को माना जाता है। लेकिन कुछ कुछ लोगों को जटामांसी जो रहता है उसका स्मेल आता है। जटामांसी को अगर आप ध्यान से सूंघेंगे तो वह कभी कभी चूहा जो रहता है, रैट रहता है, उसके गंध की फ्रीक्वेंसी और जटामांसी उसकी फ्रीक्वेंसी एक जैसी ही रहती है। तो अगर आपने कोई पुड़िया वगैरह बना के रखा जटामांसी का, और वह आपने रखा, तो बिल्ली अगर आती है तो बिल्ली सब खा जाती है जटामांसी को। तो और न जो लौका भी आती है हमारे क्लिनिक में, रहता है क्लिनिक में, तो वो कांच का बोतल तोड़ के बिल्ली खा जाती है। ऐसा अगर बिल्ली आपके घर में प्रवेशित हो रही है तो इसका मतलब ये है। और दूसरा क्या है ना कि पूर्व रूपावस्था का हमारे सर बहुत सारा एग्जाम्पल देके बताते हैं। पूर्व रूपावस्था को किस तरह से समझना चाहिए, मानसिक रोगों के परिप्रेक्ष्य में हमें समझना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग हाइट बढ़ाने के लिए दवाइयां देते हैं। तो जो छोटी बच्ची आती है ना, तो हम लोग हाइट बढ़ाने की दवाइयों में चंद्रचूड़ देते हैं कि खड़े होके शाम के टाइम पे निकलना है। तो उसके साथ में दूध पीना जरूरी होता है हाइट बढ़ाने की दवाई में, जो हमारे सर ने फॉर्मूला निकाला है। वो पूरे इंडिया में केवल हमारे सर ने ही वो डिस्कवर करके सबको सिखाया है। तो उससे हाइट भी बढ़ता है। जिन जिन लोगों ने मेरे से भी दवाई लिया है उनको भी मालूम है हाइट बढ़ता है। तो उसके साथ ना कुछ लोगों को दूध का सात्म्यता नहीं रहता है, दूध नहीं पसंद है लेकिन उनको हाइट बढ़ाना है। तो दूध जो रहता है, अगर हम लोग देखें तो हम लोग मैमेलियंस हैं, मैमल्स हैं। तो मैमल्स में स्तनधारी जो जीव हैं, उनको भगवान ने, ईश्वर ने स्तन दिया है। तो हर इंसान को तो साथ में रहता है दूध जो रहता है गाय का, बकरी का, क्योंकि हम मैमेलियंस हैं, हमको साथ में है। लेकिन कुछ लोगों को वो साथ में नहीं होता है। तो हम साथ में किस तरह से बनाए, तो सर बताते हैं। और ये एक तरह से पूर्व रूपावस्था रहता है, ज्वर का पूर्व रूपावस्था। उनको साथ में बनाने के लिए क्या है कि आप रोटी में या चावल में थोड़ा सा दूध डाल दें, थोड़ा थोड़ा, एक एक चम्मच, दो दो चम्मच डाल दें, और उनको खाने के लिए दें। भले वो विरुद्ध है लेकिन थोड़ा सा दूध जाएगा ना तो वो धीरे धीरे जाते रहेगा। विरुद्ध, अगर नमक नहीं डाल रहे हैं दूध रोटी में, तो वो विरुद्ध नहीं होता है। तो रोटी खाने के लिए दें, और उसमें दूध डालें, पानी के बदले में दूध डाल के उनको पूरा ऐसे बना के और दें। तो क्या होगा कि वो ना धीरे धीरे खाते खाते रस से शुक्र तक, रस रक्त मांस में दस्ती मज्जा शुक्र, ऐसे जाते जाते ब्रेन में वो ये हो जाता है, मतलब कोडिंग हो जाता है कि दूध साथ में होने लगता है। फिर जब हम ज्वर का पूर्व रूप की चिकित्सा करते हैं, दीपन पाचन, लंघन, स्वेदन और दीपन पाचन सब दवाइयां देते हैं, तो दूध साथ में होने लगता है। जो दूध का जो इनटॉलरेंस था, असात्म्यता थी, वह बंद हो जाती है। और वो वही पेशेंट जो, जिन लोगों को दूध पसंद नहीं, लेकिन हमने अग्नि पे काम किया, सब कुछ किया, तो ज्वर की पूर्व रूपावस्था में ही हमने चिकित्सा दे दिया, तो वह क्या होगा, पेशेंट उसको 1.5 लीटर 2 लीटर दूध जाने लगता है। ये अनुभव में आया है, मेरे सर के अनुभव में भी आया, मेरे प्रैक्टिस में भी अनुभव में आया। तो दूध को साथ में इस तरह से बनाते हैं कि रोटी में, दाल में ऐसे डाल के, दाल में नहीं, रोटी में चावल में थोड़ा डाल के, और वो खाने के लिए दें, थोड़ा थोड़ा दे, ऐसे फिर वो साथ में बनाया जा सकता है। अब दूसरा बात है कि ज्वर का पूर्व रूप बरकरार रहता है, लेकिन जब विशिष्ट निमित्त होता है तब वो व्याधि का व्यक्तिकरण होने लगता है। पहले पूर्व रूपावस्था में दोष बीज रूप में है, उसके शरीर में है, बुखार नहीं आ रहा है लेकिन वो है, कहीं ना कहीं है। इसलिए मेंटल कंडीशन जो है वो विकृत हो गया है। तो उसमें हम लोग देखेंगे तो पूर्व रूपावस्था जो हम बोल रहे हैं बार बार, मन संताप लक्षण, मन संताप है, लेकिन उसके पहले का जो स्टेज है उसमें क्या होगा, इरिटेटेड माइंड, चिड़चिड़ापन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, कोई भी आवाज पसंद नहीं आता है। और ये हो सकता है 2-3 साल में हो। डिस्टर्ब माइंड, डिस्टर्ब स्लीप, फिर उसके बाद में उसको कोई भी काम करने में मन नहीं लगता है। ये सारे जो है ज्वर के पूर्व रूपावस्था में, आगे नहीं बढ़ रहा है ना पीछे जा रहा है, लेकिन वो पूर्व रूपावस्था है, ज्वर का पूर्व रूपावस्था है। उसी तरह से अगर ये ज्वर का पूर्व रूपावस्था है तो लोग क्या करते हैं, थोड़ा वीकनेस आ रहा है तो ट्रेडमिल में भागो, और फिर
कोई ये एंटीपायरेटिक दवाई दो और काम पे जाओ, एंटीबायोटिक खाओ, टॉनिक खाओ और काम पे जाओ। या फिर जो लोग दूध नहीं पीते हैं, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक और उपाय सर ने बताया कि पहले तो डांटना चाहिए, कॉम्प्लान देना चाहिए या इलायची डाल के दें। अगर वो नहीं करे तो इसका मतलब वो दूध का इंटॉलरेंस है, उसको लैक्टोज इंटॉलरेंस है। तो फिर साथ में इस तरह से बनाना है कि ग्रहणी कला को अच्छा करना है, ज्वर का पूर्ण रूप समझ के उसका आम पाचन करना है, लंघन कराना है, और फिर दूध को थोड़ा थोड़ा देके। और जो श्लोक बताया गया है, पादेन मध्य अभ्यासात पाद पादेन माँ त्यजेत, मतलब एक एक क्रम से हमें एक एक पाद से, ऐसे जैसे चार भाग है, तो एक भाग जो उसको पसंद है वो, चार भाग है तो चार भाग पहले वो दे, फिर एक भाग जो अच्छा चीज है वो दे, तीन भाग हटाएं, धीरे धीरे ऐसे कर करके एक एक पाद से हम बंद करते जाते हैं। तीन भाग उसको पसंद है वो दे और एक भाग अच्छा चीज दें, पथ्यकारी दें। फिर दो दो भाग दें, दो भाग उसको पसंद है और दो भाग पथ्यकारी दें। फिर तीन भाग पथ्य वाला और एक भाग उसको पसंद है, उसके बाद में अपना पथ्य वाला दे। ऐसा पाद क्रम से जब हम लोग करते हैं तो कोई भी चीज है, जैसे दारू पीने का शौक है, गुटखा खाने का शौक, वो भी हम लोग छुड़वा सकते हैं। गुटखा खाने का शौकीन है कोई, तो हम लोग क्या करते हैं, बेहड़ा चूर्ण मिक्स करके दे देते हैं और धीरे धीरे उसकी आदत बंद करते हैं। इसी तरह से हम लोग जब एंटीबायोटिक्स का अगर या स्टेरॉइड डिपेंडेंट है, डिपेंडेंसी है कोई भी चीज का, तो हम धीरे धीरे वो चीज बंद करते हैं, नहीं तो विड्रॉल सिम्टम्स होता है। शराब भी बंद कराना है तो एकदम शराब नहीं बंद करना है, नहीं तो विड्रॉल सिम्टम्स होता है। इधर से मेडिसिन का कोई आदत पड़ गया है, उसको भी हम धीरे धीरे बंद करते हैं। दूसरा क्या है कि जब हम लोग ये दूध वाला टॉपिक पे फिर से आते हैं, तो जब हम लोग दूध देने लगते हैं तो उसके जो भी पेशेंट है जिसका हाइट नहीं बढ़ रहा था, उसमें फिर ओज बढ़ने लगता है। और ओज क्षय के जो लक्षण है, जैसे कि विभेति दुर्बलो भीक्षणम जयति व्यतितेंद्रिय, ये जो बोला है, यह कम होने लगता है। और जिसका हाइट बढ़ता है उसमें ओज भी बढ़ता है, धातुओं का पोषण भी होता है। और मैं कभी ये भी बताऊंगा कि चंद्रशूर कैसे काम करता है हाइट बढ़ाने में, और भी द्रव्य जो है वो कैसे काम करते हैं, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। तो ओज बढ़ने लगता है तो सुंदरता भी आ जाती है, मेंसेस भी रेगुलर आते हैं। तो केवल ये नहीं है कि ऑस्टोजेनेसिस हुआ, हाइट बढ़ गया, हमने ज्वर की पूर्व रूपावस्था भी ठीक कर दी। जो जिसको दूध से असात्म्यता थी, उसको दूध भी सात्म्य बना दिया हमने, उसका हाइट भी बढ़ा दिया और ओज तक काम किया है। ऐसा हो जाता है। दूसरा क्या है कि ब्रेन इस तरह से जब हम देते हैं तो ब्रेन रिफॉर्म होने लगता है, और उसकी आदत जो रहती है, और ये जाता है रस रक्त मांस में अस्थि मज्जा शुक्र और अहंकार तक जाता है। जहां पे वो बच्चा ये बोल रहा होता है कि मुझे दूध नहीं पीना है, वो दूध पीने लग, मतलब इतना फायदा होता है कि अहंकार तक बढ़ जाता है। और हमने ये पढ़ा है प्रकृति पुरुष सांख्य दर्शन में, ऐसा पढ़ा है कि कोई भी चीज, कोई भी इंसान बना है या दुनिया बनी है, तो प्रकृति पुरुष, महत बुद्धि अहंकार, और उसके बाद में सब तन्मात्राएं और पंच ज्ञानेन्द्रिय पंच कर्मेंद्रिया, इस तरह से चतुर्विंशति विश्वात्मक पुरुष बना है। अहंकार भी है, सात्विक अहंकार, तामसिक राजसिक अहंकार, तामसिक अहंकार। तो कोई भी चीज जो बोलते हैं ना मुझे ये नहीं करना है, उसके ये जब हम दवाइयां देते हैं साथ में बनाते हैं, अहंकार तक जाता है और वह एक्सेप्ट करने लगता है कोई भी चीज को। इसका बहुत ज्यादा महत्व रहता है। दूसरा क्या है कि बहुत सारे लोग रहते हैं जिनको घी पसंद नहीं आता है, कि हमें घी नहीं खाइए, घी का स्मेल पसंद नहीं है। किसी को तेल पसंद नहीं है, लेकिन तेल जो है वह तो हम लोग देखें तो वह प्राणी, वो तो वनस्पतिज है। और जो प्राणिज चीजें हैं जैसे घी है, दूध है, फिर तक्र है, ये सब जो प्राणिज है, तो जब प्राणिज है तो वो सबको साथ में होना चाहिए। ये नॉर्मल नेचर है कि जो प्राणियों से उत्पन्न है, दूध हो गया, घी हो गया, मक्खन हो गया, ये सब सभी को साथ में होना चाहिए। जिसको नहीं हो रहा है उसको कोई ना कोई विकृति है, और वह ज्वर की पूर्व रूपावस्था को हमें कंसिडर करना चाहिए, ग्रहणी दृष्टि को समझना चाहिए। दूसरा क्या है कि कोई इंसान बोलता है कि मुझे सुगंध पसंद नहीं है, अगरबत्ती भी लगाया, सभी को अच्छा लग रहा है, लेकिन एक इंसान को पसंद नहीं है, तो उसको ज्वर की पूर्व रूपावस्था है उसके शरीर में, लेकिन वो व्यक्तिकरण नहीं हो रहा है क्योंकि उसको वैसा निमित्त, स्ट्रांग निमित्त नहीं मिल रहा कि वो ज्वर हो जाए पूर्व रूपावस्था में। तो इसलिए मानसिक ऐसे कुछ विकृति है, इंसान नॉर्मल दिख रहा है लेकिन उसको स्मेल पसंद नहीं, तो हमें वो बंद करना है। लेकिन कभी कभी ये बीमारी में भी हमें ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं, जैसे कि किडनी फेलियर में हम लोग देखेंगे। किडनी फेलियर में क्या होता है कि इंसान को जब दाल का तड़का देते हैं ना तो उल्टी आने लगती है। क्रॉनिक सीकेडी के जो पेशेंट होते हैं क्रॉनिक किडनी डिजीज में, किडनी फेलियर में, तो तड़का देने के, तो वो तो व्याधि है, उसका पैथोलॉजी है वैसा, इसलिए वो वैसा चीज दिखाई देने लगता है।
इसको हमें पूर्व रूपावस्था में नहीं लेना चाहिए। वो व्याधि का प्रत्यात्म लक्षण है कि तड़का मारने के बाद उसको। दूसरा क्या है कि दुर्गंध है, वो किसी को पसंद नहीं आती है। गंध, गंधवती पृथ्वी, पृथ्वी तत्व है इसलिए गंध है। दुर्गंध है, वो भी पृथ्वी तत्व है लेकिन विकृत है, जो शरीर को साथ में नहीं है, इसलिए दुर्गंध है। कचरा का ठेला जा रहा है या फिर बहुत गंदा गंदा कोई एरिया है, वहां पे दुर्गंध आ रहा है, सड़ा हुआ चीज है, प्रदूषित चीज है, वहां से बदबू आ रहा है, तो वो तो विकृत स्वरूप का गंध है, वो तो सभी दुनिया में सभी को पसंद नहीं है। लेकिन जहां पे सुगंध है, इत्र है या सुगंधी परफ्यूम है, वो सबको पसंद आता है। लेकिन सबको पसंद आ रहा है वो परफ्यूम, लेकिन किसी विशिष्ट इंसान को नहीं आ रहा है। इसका मतलब ज्वर की पूर्व रूपावस्था को हमें समझना चाहिए। वह एक संप्राप्ति का हिस्सा हो सकता है और उसमें चय, चय व दोषम जय, ये इस हिसाब से हमें सोचना चाहिए कि इसमें हम लोग को क्या चीज का मतलब पूर्व रूपावस्था का कौन सा स्टेज है इसमें, जो मन पे, मन संताप लक्षणम जब ये बोला है, देह पे तो असर है ही उसका, आम बीज रूप में सब जगह है ही, लेकिन मन में भी उसका असर हुआ है, ये हमें देखना चाहिए। इसी तरह से अन्न का भी देखना चाहिए कि बचपन से किसी को खीर पसंद है, लेकिन अचानक उसको ऐसे हो गया कि खीर उसको पसंद नहीं आ रहा है, तो ज्वर की पूर्व रूपावस्था उसको हो सकती है। कुछ ना कुछ तो कारण है, वो हमें निकालना चाहिए। इसी जैसे लेप हो गया, अगर लेप पसंद नहीं आ रहा है, सुगंधी लेप है, तेल नहीं पसंद आ रहा है, मसाज करना पसंद नहीं आ रहा है, तो क्या कारण है वो हमें निकालना चाहिए। तो बहुत सारे बीमारी देखा जाए तो तीव्र वेगी ज्वर देखकर मतलब जैसे कि बहुत हाई इंटेंसिटी का फीवर आया, तो नए नए प्रैक्टिशनर है वो घबरा जाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, जैसे वायरल फीवर आते हैं, मौसम बदलता है, वायरल फीवर आया, बहुत हाई इंटेंसिटी में फीवर होता है, ऑक्सीजन लेवल, सैचुरेशन लेवल कम होने लगा, आईसीयू में एडमिट किया, नया डॉक्टर घबरा जाएगा, पसीने छूटने लगे कि अब कैसे इलाज करें। ऐसे स्वाइन फ्लू के केस में हुआ था, फिर जीका वायरस आया था तब हुआ था, कोरोना वायरस आया था तो हुआ था कि बहुत तीव्र वेगी ज्वर हुआ। तो वहां पे ये पूर्व रूप नहीं आता है, डायरेक्ट ज्वर आ जाता है वायरल इन्फेक्शन के टाइम पे। पूर्व रूप का हमें मौका ही नहीं मिलता है कि, क्योंकि ये आगंतुक टाइप का रहता है। तो हमें ये भी देखना चाहिए कि आगंतुक है कि निज दोष से विकृत हुआ ये कंडीशन है। मलेरिया में ऐसा रहता है कि इंसान को फीवर तो आता है, कफ बहुत कप कपी रहती है, बहुत ज्यादा ठंडी बज के उसको बुखार आता है, शीत पूर्वक ज्वर रहता है और उसको ठंडक लगी रहती है। तो इसमें हमारे सर बताते हैं कि हमें ठंडी को कम करना है, उसका शरीर कांप रहा है और शीत पूर्वक ज्वर है, तो जो खजूर होता है, खजूर ऊपर से जो रहता है वो शीत रहता है, लेकिन उसका बीज होता है वो बहुत गर्म होता है। तो खजूर का बीज निकाल के पत्थर पे घिस के और उसको मधु के साथ चाटन कराना चाहिए। तो पूरा बॉडी में जो ठंडी हुई है मलेरिया जैसे कंडीशन में, जहाँ शीत पूर्वक ज्वर है, वह अपने आप बैलेंस कर देता है, इंसान का बुखार उतर जाता है। शीत पूर्वक ज्वर, ठंडी बज के जो बुखार आ रहा है। या फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, तो जो मधु के साथ मैंने बताया, जो नागवल्ली जो रहता है, जिसको हम पान का पत्ता बोलते हैं, मराठी में विड़याचा पान बोलते हैं, नागवल्ली का जो पत्ता रहता है उसके साथ अगर दें, क्योंकि वो कटु कटु उष्ण रहता है, कटु रस कटु विपाक उष्ण वीर्यात्मक, उसके साथ दें तो पेशेंट को इमीडिएट ठंडी बज के बुखार आ रहा है वो कम हो जाता है और पेशेंट रिलीफ हो जाता है, उसको अच्छा लगता है। इसी तरह से बुखार बहुत आ रहा है बार बार, मतलब ठंडक तो कम हो जाती है, कप कपी ठीक हो जाती है, पेशेंट ठीक हो जाता है। कभी कभी सलाइन देते हैं, सलाइन चढ़ाते हैं डॉक्टर लोग, और राइगर शुरू हो जाता है, बॉडी में इन्फेक्शन होने की वजह से राइगर शुरू हो जाता है। या फिर हम लोग ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं, ठंडा अगर ये है ब्लड है और उसको नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे नहीं लाया और राइगर शुरू हो गया, वो भी बहुत डेंजरस कंडीशन रहती है। उस टाइम पर भी हम लोग खजूर का बीज है उसको घिस के नागवल्ली के रस के साथ मिक्स करके और उसको चाटन दे, जीभ पे ऐसे गिरा दे सो रस, तुरंत ही वो राइगर खत्म हो जाता है। या सलाइन की वजह से अगर ऐसा हो रहा है वो भी, वो कम हो जाता है, पेशेंट को बहुत आराम हो जाता है। ये हमारे सर ने बताया। तो और दूसरा क्या है कि हम लोगों ने ये पढ़ा है आयुर्वेद के ग्रंथों में कि ज्वर 7 दिन तक अगर रहे तो वह बोलते हैं तीव्र ज्वर, एक्यूट फीवर। आयुर्वेद के हिसाब से 7 दिन से 14 दिन तक रहे तो बोलते हैं मध्य ज्वर, पच्यमानावस्था में ज्वर रहता है। और 14 डेज के बाद और कंटिन्यू रहे, 21 डेज क्रॉस कर दिया तो उसको बोलते हैं जीर्ण ज्वर की अवस्था। तो ये हमें जानना चाहिए। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं रहता है कि
मध्यम ज्वर क्या होता है? मध्यम ज्वर जो रहता है 7 दिन से 14 दिन के बीच में फीवर अगर रह रहा है, पहले 7 दिन तो रहा ही फीवर, लेकिन वो कंटिन्यू रह रहा है 7 से 14 दिन तक, 7 दिन के बाद के, तो उसको हम मध्यम ज्वर बोलते हैं। और उसके बाद में या फिर और कंटिन्यू रह रहा है तो ज्वर है, मध्यम ज्वर है। 21 डेज के बाद वो अगर रह रहा है तो जीर्ण ज्वर हो जाता है। और जीर्ण ज्वर की चिकित्सा में चरक संहिता में क्या बताया कि सिद्ध शीरपाक देना है, जैसे, और या फिर सिद्ध घृत कल्पनाएं देनी है। तो चरक संहिता में क्या बताया? बलादिघृत, वासादिघृत, और एक और कोई घृत बताया, 3 तरह के घृत बताए। और शीरपाक बताया क्योंकि वहां पे रुक्ष तेज बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, रुक्षता बढ़ती है बहुत ज्यादा, और तेज भी बढ़ जाता है जीर्ण ज्वर में, रुक्षता आ जाती है धातुओं में। ऐसा जीर्ण ज्वर के बारे में उल्लेख किया गया है। दूसरा क्या है कि आजकल तो हमें ये देखने को नहीं मिलता है कि हम विषम ज्वर के बारे में जब बार बार देखते हैं कि 24 आवर्स तक कंटिन्यू ज्वर रह रहा है, तो संतत ज्वर है वो 24 आवर्स रह रहा है। सतत ज्वर है वो दिन में 2 बार आ रहा है, एक बार दिन में आ रहा है, एक बार रात को आ रहा है। फिर अन्य दुष्ट ज्वर है वह दिन में एक बार आता है, मासगत ज्वर। फिर तृतीयक ज्वर जो है वो एक दिन आएगा, एक दिन नहीं आएगा, फिर तीसरे दिन आएगा तृतीयक ज्वर। चतुर्थक ज्वर 2 दिन का ब्रेक लेके फिर चौथे दिन आता है। तो ये आजकल उतना हमें क्लियरली नहीं मिलता है कि ग्रंथों में जैसा जैसा लिखा है क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि बहुत सारे एंटीपायरेटिक ड्रग्स लिए जाते हैं। किसी को भी बुखार आता है तो सबको मालूम है कि शॉप से जाओ, क्रोसिन खा लो, पैरासिटामोल खा लो, और उसके वजह से पसीना आ रहा है, तो प्रॉपर डायग्नोसिस नहीं हो पाता है। तो हमारे ग्रंथ के हिसाब से हम जब कोई भी आयुर्वेदिक चिकित्सक डायग्नोसिस करता है तो समझ नहीं आता है। यही बात प्रमेह में भी होता है। प्रमेह में बोला है 20 टाइप के प्रमेह होते हैं, और मधुमेह उसका एक टाइप है। तो कंफ्यूजन होता है कि, और ऐसा बोला है कफज प्रमेह ही मधुमेह होता है। तो जब हमारे पास मधुमेह के रोगी आते हैं तो हम ये कंफ्यूजन में आ जाते हैं कि इसको यूरिन कुछ अलग आ रहा है क्या, लेकिन पहले वो प्रमेह कफज प्रमेह हो चुका होता है, वो घटना हो चुकी होती है, बाद में वो मधुमेह में आता है। उतना टाइम नहीं रहता है। जब यूरिन में चेंजेस आने लगते हैं और वो संप्राप्ति होती है तो हमें वो, मतलब हमारे पास वो पेशेंट आते ही नहीं है कि हम डायग्नोज कर पाए। ये क्योंकि समय बदल गया है, लोग एलोपैथी के पास पहले जाते हैं, बाद में आयुर्वेदिक चिकित्सक के पास आते हैं। तो हमें लेकिन ये मालूम होना चाहिए कि संतत ज्वर 24 घंटे में 24 घंटे रहता है, रसगत ज्वर रहता है। फिर उसके बाद में सतत ज्वर रहता है, वो रक्तगत ज्वर रहता है, दिन में एक बार आता है, शाम को एक बार आता है। ये हमारे ग्रंथों में जो चीजें बताई हैं वो रहता ही है, लेकिन हम उस ज्वर को दबा देते हैं। दवाई दिया, पसीना आया, बुखार उतर गया, लेकिन आम दोष उधर का उधर ही रहा, और बाद में वो व्याधि आगे जाती है, धातुओं में रहती है, संचित रहती है, बीज रूप में रहती है। जब उसको निमित्त मिलता है तो वो व्यक्त हो जाती है, रूपावस्था में आ जाती है। तो हमें ये समझना, ये एक तरह से हमारे दिमाग में रहना चाहिए। अब जो ब्लड कैंसर के पेशेंट होते हैं, ल्यूकेमिया के पेशेंट रहते हैं, उनका हिस्ट्री में देखेंगे ना तो वो सालों साल ज्वर में तड़प रहे होते हैं, लेकिन वो फीवर का हिस्ट्री बार बार आ रहा है, उन्होंने बहुत सारे नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स ले लिए होते हैं। ये चीज को 20 साल हुआ रहता है, 10 साल हुआ रहता है, और वो आते हैं कि हमको ब्लड कैंसर हो गया। एलोपैथी डॉक्टर्स क्या करते हैं? ब्लड कैंसर है, डब्ल्यूबीसी इतना ज्यादा बढ़ रहा है, 1 लाख से ऊपर जा रहा है डब्ल्यूबीसी, चलो केमोथेरेपी दो। फिर केमोथेरेपी का साइड इफेक्ट। आयुर्वेद ऐसा नहीं मानता है। बिच्छू काटने से, सांप काटने से ल्यूकेमिया नहीं होता है, ब्लड कैंसर नहीं होता है। उसका उत्तर है, आयुर्वेद में बताया है कि ज्वर को दबाया गया है, तो हमें वहां पे लंघन कराना चाहिए। लंघन के भी अलग अलग टाइप है कि पूरा लंघन कराएं, या यूश पे रखें, रस औषधियां दें, या हम पाचक दें, रस पाचक, रक्त पाचक, मांस पाचक, मेदो पाचक, अस्थि मज्जा पाचक। इस तरह से जब हम चिकित्सा करते हैं, या कभी कभी जीर्ण ज्वर रहता है, उसमें पुनरावर्तक ज्वर रहता है, या धातुगत ज्वर रहता है, या सन्निपातज अवस्था रहती है, अलग अलग अवस्थाएं रहती हैं, उस हिसाब से हमें सोचना चाहिए। हमारे सर एक और चीज बताते हैं कि त्रिदोष, त्रिदोषज ज्वर या सन्निपातज ज्वर, इसमें हमें अंतर करना चाहिए। जब आप अतिसार चिकित्सा पढ़ेंगे चरक संहिता में, तो वहां पे त्रिदोषज अतिसार और सन्निपातज अतिसार, ये 2 टाइप बताए हैं। सन्निपातज मतलब इंटरमिंगल हो गया है, सारे दोष वात पित्त कफ एक दूसरे में इंटरमिंगल, मतलब जैसे दूध और चीनी मिक्स हो जाता है, तो और पानी, दूध पानी और चीनी मिक्स हो जाता है तो इंटरमिंगल हो जाता है, वो सन्निपात अवस्था होती है। और त्रिदोषज जब अवस्था रहती है, वहां पे वात पित्त कफ वो स्वतंत्र रूप से रहते हैं, जुड़े हुए रहते हैं, लेकिन उनके इंटरमिंगलेंस नहीं रहता उसमें, वह
वात के सिम्टम दिखेगा, पित्त का भी दिखेगा, कफ का भी दिखेगा। ये तो त्रिदोषज अलग चीज है, सन्निपातज अलग चीज है, इसको ध्यान में रखना चाहिए। इसी तरह से हमें जब हमारे पास पेशेंट आता है तो हमें दोषज संप्राप्ति देखनी चाहिए। वातज कौन से सिम्टम्स आ रहे हैं पेशेंट में, पित्तज कौन से आ रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल ज्वर की अवस्था है, उसमें आलस्य है, शिरोगुरुता है, प्रसेक है, तो ये क्या है, कफ के सिम्टम है। पेशेंट का हम वो सब लिख लेते हैं। पित्तज में बहुत ज्यादा दाह हो रहा है ना, फिर उसके बाद में मुंह में छाले पड़ रहे हैं और रेडनेस है बहुत ज्यादा, तो वो पित्त के सिम्टम है। अगर कपकपी आ रही है बहुत ज्यादा, शिवरिंग हो रहा है, पेन हो रहा है बहुत ज्यादा, अंग मर्द हो रहा है बहुत ज्यादा, वात का सिम्टम है। ज्वाइंट पेन हो रहा है, वात का सिम्टम है। अब पीड़ा हो रही है, भेदनवत, सूचीवत, फिर व्यधनवत, बहुत सारे पीड़ा हो रही है, तो हो गया वात के सिम्टम। वो सारे सिम्टम लिखना चाहिए। फिर वात पे काम करने वाली कौन सी दवाइयां हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल त्रिभुवन कीर्ति रस है, वो वात कफात्मक ज्वर के लिए बताई गई है। पित्त ज्वर के लिए त्रिभुवन कीर्ति नहीं बताइए। महाज्वरांकुश रस है, वो किसके लिए बताइए, वात कफात्मक ज्वर के लिए बताइए। इसी तरह से काढ़े बताएं, वात पित्तात्मक के लिए कुछ अलग काढ़ा वाग्भट संहिता में बताया, पित्त कफात्मक के लिए अलग बताया, वात कफात्मक के लिए अलग बताया। तो जैसे जैसे दोष हैं, जो जो डोमिनेंट दोष हैं ज्वर को करने में, उस हिसाब से दवाइयां दे, या पूर्व रूपावस्था में भी कुछ सिम्टम दिख रहे हैं वैसे दवाइयां दे, तो हमारा ट्रीटमेंट ज्यादा सक्सेसफुल हो जाता है। दूसरा है कि हमें ये पूछना चाहिए कि अगर ज्वर आ रहा है तो रात को कितने टाइम आ रहा है, कितना इंटेंसिटी में आ रहा है, दिन में कब आ रहा है, कितना इंटेंसिटी में आ रहा है। तो या फिर कुछ एलोपैथी की दवाइयों की वजह से वो दबाया जा रहा है क्या, पसीना आ रहा है, तो ये हो सकता है कि एंटीबायोटिक या एंटीपायरेटिक द्रव्यों के उष्मा से वो पसीना आ रहा है और वासोडाइलेटेशन हो रहा है और पसीना आ गया। तो ये जजमेंट जो है कौन सा ज्वर है, किस तरह का ज्वर है, वो हमारा गलत हो सकता है। लेकिन हमें दिमाग में रखना चाहिए कि ग्रंथों के हिसाब से जैसा जैसा ग्रंथों में लिखा है, आज वैसे ही पेशेंट हमारे पास नहीं आएंगे। ये चैलेंज होता है आज के जमाने में, डायग्नोसिस करने में, ट्रीटमेंट करने में। हमें घबराना नहीं है, दिमाग में रखना है कि जब चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, वाग्भट संहिता, काश्यप संहिता जब लिखा गया था, उस टाइम पे एलोपैथी साइंस नहीं था। आज हम लोग जो युग में जी रहे हैं, वहां पे एलोपैथी साइंस है। तो अगर डायग्नोसिस करने में आपको डिफिकल्टी होती है कि प्रॉपर, जैसे ल्यूकेमिया के पेशेंट हैं या फिर आमवात के पेशेंट, उनको ज्वर आया, किस तरह का ज्वर आया, डिफिकल्टी हो रही है, घबराइए मत बिल्कुल भी। क्योंकि किताबों में कुछ और चीज लिखा है और आज के समय में जो पेशेंट सिम्टम लेके आते हैं कुछ और रहता है। तो बीच में सोचिए कि उन पेशेंट और बीमारी और हमारे बीच में एलोपैथी की दवाइयों का बहुत ज्यादा असर हो गया है शरीर में। हम चिकित्सा करेंगे, सही करेंगे, लेकिन डायग्नोसिस में कभी कभी आप लोग घबरा जाते हैं, तो बिल्कुल नहीं घबराना है। क्योंकि एलोपैथी का उसमें गया है, शरीर में टॉक्सिन्स भी गए हैं, या फिर एलोपैथी का असर हुआ है, तो संप्राप्ति इधर उधर गई है। जब हम बोलते हैं यथा दुष्टेन दोषेन यथा चानु विस्तरपता निवृत्ति रामास्य, तो संप्राप्ति जागति आगति। तो जो पहले के जमाने में संप्राप्ति चलती थी, वह संप्राप्ति आज के जमाने में नहीं है। क्योंकि संप्राप्ति जब चलती है, दोष दुष्ट समूर्छना होती है, बीच में एलोपैथी और बहुत सारे और भी फैक्टर्स हो जाते हैं, और पथ्य पथ्य भी बहुत सारा हो जाता है, आहार विहार में भी बहुत सारे गड़बड़ हो जाते हैं, जो पहले के जमाने में पथ्य पथ्य नहीं थे। पहले के जमाने में मोमोज नहीं था, पहले के जमाने में कोल्ड ड्रिंक्स नहीं था, पहले के जमाने में लोग चॉकलेट नहीं खाते थे, मैगी नहीं खाते थे, पहले के जमाने में इंस्टाग्राम के रील्स नहीं होते थे, पहले के जमाने में मतलब पॉर्न वीडियोस नहीं होते थे, इतना एकदम ओपनली एक्सपोजर नहीं था। बहुत सारी चीजें हैं जो पहले नहीं थे। तो और जब ग्रंथ लिखे गए, तो हमें उस हिसाब से थोड़ा सोचना चाहिए कि संप्राप्ति तो हुई है, लेकिन हमें अपना चिकित्सा इस तरह से करना है। हमें भले संप्राप्ति नहीं समझ आ रही है, लेकिन हम कोशिश करेंगे, ऐसा कहने का मतलब ये है। दूसरा क्या है कि जब स्त्रियां हमारे पास फीमेल पेशेंट्स आती हैं, तो उसमें कभी कभी पूर्व रूपावस्था समझ नहीं आती है। फॉर एग्जाम्पल यूटीआई हुआ है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हुआ है, और पेशेंट को फीवर आ गया, तो पूर्व रूपावस्था नहीं समझ आएगा, इमीडिएटली फीवर आ जाता है। तो हम लोग को कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि हर बार पूर्ण रूप हमें दिखेगा ही, नहीं दिखेगा उस टाइम पे, क्योंकि वह स्वतंत्र व्याधि कुछ और है, परतंत्र व्याधि कुछ और है। स्वतंत्र व्याधि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, और स्त्रियों का जब यूरेथ्रा देखेंगे तो वो ब्रॉड होता है और स्मॉल होता है, और उसमें इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, उसमें फंगल इन्फेक्शन भी होते हैं, और भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के इन्फेक्शन होते हैं। तो अगर वहां पे अंग मर्द है, सर्दी जुकाम है,
तो हम लोग जैसे पुराने जमाने में डायग्नोसिस करते थे उतना तो करेंगे, लेकिन यूटीआई को भी ध्यान में रखना है, इसलिए मॉडर्न की भी किताबों को पढ़ना है हमें, सिम्टम्स हमें जानना है, उसके हिसाब से हमें लैब टेस्ट कराना है, यूरिन एनालिसिस करना है, हमें समझना है कि यूटीआई में क्या क्या होता है, या पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज है उसमें क्या क्या होता है, वो भी हमें कंसिडर करना है, और आयुर्वेद के सिद्धांत के हिसाब से चिकित्सा करना है। और इसमें कोई गलत नहीं है अगर हम एलोपैथी के डायग्नोस्टिक टूल्स के, अगर जैसे पहले के जमाने में एनाटॉमी वगैरह था तो वो बहुत सारे ग्रंथ नष्ट कर दिए गए, आज हमारे पास वो चीज अवेलेबल नहीं है। आज हम लोग अच्छे से कोई भी चीज एमआरआई से, पेट स्कैन से, या सीटी स्कैन से हम देख पा रहे हैं कोई भी चीज, तो अच्छा है ना, हमारे ट्रीटमेंट को वो और अच्छा आयाम देता है, हमको और अच्छे से समझ आता है। दूसरा क्या है कि स्त्रियों में जो ये यूरेथ्रा रहता है वो बहुत स्मॉल रहता है और ब्रॉड रहता है, तो वहां पे पेरिनियल रीजन में इमिडिएटली इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। पब्लिक टॉयलेट यूज किया, वहां पे अगर क्लीनलीनेस नहीं, अनहाइजीन है, तो वहां पे इन्फेक्शन जल्दी हो सकता है। तो या फिर कभी कभी शुगर का बीमारी है, डायबिटीज है, और वहां पे स्किन में कुछ विकृति आई है वो एरिया में, तो उनको जल्दी जल्दी इन्फेक्शन होगा, बार बार प्रॉब्लम आ सकता है। तो और दूसरा क्या है कि जो यंग स्त्रियां रहती हैं, जब उनकी शादी होती है तो वो लोग हनीमून को जाते हैं, तो उनको इन्फेक्शन हो जाता है, तो वो उसको बोलते हैं हनीमून इन्फेक्शन, ऐसा नाम दिया जाता है, ऐसे लोकल ऐसे उसमें। तो क्योंकि वहां पे संक्रमण बहुत जल्दी हो जाता है, तो हम लोग चिकित्सा जब करते हैं तो हम ये नहीं सोचेंगे कि उसका हेतु सेवन हुआ, फिर संचय हुआ, प्रकोप हुआ, प्रसर हुआ, पूर्व रूपावस्था आया, ये सब की जरूरत नहीं है। वहां पे इन्फेक्शन हुआ है, हस्बैंड से वाइफ को, वाइफ से हस्बैंड को हुआ है, तो उसमें हम सूक्ष्म त्रिफला, गंधक रसायन, अमृता गुगुल, कैशोगो त्रिफला गुगुल देके हम वैसा काम करते हैं, जल्दी रिजल्ट आ जाता है ना। तो हमें ये सोचना चाहिए, अगर हाई ग्रेड फीवर आ रहा है और यूटीआई हुआ है, या फिर हनीमूनल इन्फेक्शन है, ऐसा कंडीशन है, तो सिट्स बाथ दे सकते हैं, वहां पे सोडा बाइकार्ब का वजाइनल डूज दे सकते हैं, जो भी स्थानिक लोकल चिकित्सा है, त्रिफला क्वाथ, पंचवल्कल क्वाथ से धावन, ऐसे हम सब दे सकते हैं। तो हम लोग जो चिकित्सा करते हैं उसको आज के परिप्रेक्ष्य में थोड़ा मॉडिफाई करना है, कि क्योंकि हेतु अलग हो गया है आज के जमाने के हिसाब से। अगर हम वही सोचेंगे कि पहले वाला ही हेतु है, अब अगर पूरा हेतु निकाले जाए ना, तो ये जो हमारे तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ है पुणे में, उन्होंने हेतुओं पे एक ग्रंथ लिखा है, और आज के हेतु में अगर देखा जाए तो इतने सारे हेतु है। अगर कोई मेंटोस डाल के कोल्ड ड्रिंक पी रहा है तो उससे कितनी बीमारियां होती है, अगर कोई मैगी खा के और कॉफी पी रहा है तो क्या बीमारियां हो रही है, ऐसे हेतु तो इतने ज्यादा है कि महाग्रंथ, महाभारत से भी महाग्रंथ लिखा जा सकता है उससे बड़ा। तो हमें हेतु तो देखना ही है, जो जो हमें समझ आ रहा है, चिकित्सा का सिद्धांत वही रहेगा, लेकिन हम संप्राप्ति पूरी तरह से नहीं समझ पा रहे, तो कोशिश करना चाहिए कि हमें संप्राप्ति समझ आना है, करना है। अब मैं इतना पूर्व रूपा अवस्था तक बता दिया हूँ, अब मुझे सन्निपात और कैंसर, और मैं जो बताऊंगा ना, मेरे सर मैंने उसको पूरा अच्छे से समझा है, नोट्स बनाए हैं, लेकिन आज ही मैं सब नहीं बताऊंगा, सब बताऊंगा तो कंफ्यूजन होगा। तो आपको पता चलेगा कि कैंसर का इलाज या कैंसर की संप्राप्ति अपने ग्रंथों में बताया है, प्रलापक ज्वर बताया है, सन्निपात का, ग्रंथिक ज्वर बताया है, अलग अलग सन्निपात और कैंसर की अवस्थाएं बताया है, और किस तरह से सोचना चाहिए। ये इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा सर का लेक्चर सुन के, और मैंने नोट्स भी बनाए, मैं आप लोगों को अगले लेक्चर में बताने वाला हूँ। अभी आप लोग कुछ बोलना चाहते हैं तो बोलिए प्लीज। अभी कल का और आज का जो लेक्चर हुआ उसके आधार पे आप लोग के मन में कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। वैद्य प्रशांत भट्ट जी, पल्लवी मैम, कुछ बोलना चाहते हैं आप लोग? अभय सर कुछ बोलना चाहते हैं आप? आशीष कुमार जी कुछ बोलना चाहते हैं आप? पूर्व रूपावस्था में मन का विकृति, ये आज का टॉपिक था, बोलिए जी। आशीष जी बोलिए। आशीष सर जी, इसमें जो जी आवाज सर नहीं आ। इसमें जो कल आपने बताया था कि अ, सर कल आपने जो बताया था कि हमें रसपाचक देना है, रक्तपाचक देना है, और मांस और मेद में अस्थि धातु घुस गया है तो अस्थि मज्जा पाचक देना है, और अपस्मार और उसमें आपने बताया था कि अस्थि मज्जा पाचक देना है। तो इनको सर डिफरेंशियल मतलब किस किस केसेस में कौन सा देना है इसको,
और कैसे सोचेंगे अलग अलग अभी रसपाचक थ्योरेटिकल बच्चों अलग रहता है, प्रैक्टिकली अगर कोई पेशेंट आएगा तो हम बता सकते हैं ना, लेकिन देना है। वो देने, पाचक देने से क्या होता है कि स्त्रोतस में जो आम संचित है, ऐसा सोचिए कि पहले गंगा नदी बहुत गंदा थी। मैंने इसलिए आज का ये गंगा नदी का बनारस का घाट लगाया। पहले गंगा नदी जो थी ना, आप लोग अगर पहले का देखेंगे तो कानपुर में जब गंगा नदी जाती थी तो कानपुर में गंदे गंदे चमड़े के फैक्ट्रियों का ऐसे जो कचरा था वो नाले से गंगा नदी में डायरेक्ट ओपनली छोड़ा जाता था। ऐसे बहुत सारे जो एरिया है हरिद्वार में, होटल का जो ड्रेनेज का लाइन है ना वो गंगा नदी में छोड़ा जाता था। तो एक तो वहां कचरा भी जमा होता था, सड़ता था, बदबू आता था, और वो नदी में सब। तो इसी तरह से स्त्रोतस जो रहते हैं, स्त्रोतस में आम दोष ऐसे जमा रहते हैं, रस्व स्त्रोतस में आम रहता है। वो अगर अवरुद्ध है तो बीमारी हो रहा है ना। वहां अग्नि उतनी अच्छी नहीं है कि उसको पचा पा रही है, सार कीट विभाजन अच्छे से नहीं हो पा रहा है। तो हम जो भी चिकित्सा करते हैं उसमें हम रस पाचक देते हैं, रक्त पाचक, अस्थि मज्जा पाचक जब देते हैं तो उसके बाद चिकित्सा करना इजी होता है। अगर आपने नाले को साफ कर दिया, अभी मोदी जी ने कैसे किया है, नमामि गंगे प्रोजेक्ट बनाया, गंगा मिनिस्ट्री बनाया। उन्होंने क्या किया कि जो ड्रेनेज लाइन जा रहा है उसको वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बना दिया, तो गंदा पानी जाएगा नहीं गंगा नदी में, तो वहां से वो रोक दिया। इस तरह से प्रदूषण कम करने का कोशिश किया गया है। नहीं तो वो पहले क्या होता था, पहले की सरकारें आती थी वो केवल नाले को साफ करती थी, लेकिन फिर कुछ साल बाद फिर वो नाले से फिर गंदगी आती थी। ये इलाज नहीं, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाना। वैसे ही हम लोग रस पाचक दे देते हैं, रक्त पाचक, अस्थि मज्जा पाचक, स्त्रोतस की शुद्धि कर देते हैं हम लोग एक एक धात्वग्नि लेवल पे, तो फिर अच्छा हो जाता है। समझ आया आपको? सर और सर जो मन संताप में कि अगत तंत्र वाला औषधि देना है, तो ऐसा अगत तंत्र को स्पेशली क्यों इंडिकेट किया है नहीं, कि मन संताप? हाँ, मन संताप लक्षण है तो कहीं ना कहीं आम विष के वजह से, आम विष जो है उसके वजह से, या माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है उन्होंने टॉक्सिन्स रिलीज किया है बॉडी में। मैं जैसे एक एग्जांपल बताता हूँ, मेरे पापा को ना जब ये WBC इतने ज्यादा हो गए थे 35,000, उस पर कोई एंटीबायोटिक काम ही नहीं करी थी। 4th जनरेशन का एंटीबायोटिक लास्ट तक का दिया गया, लेकिन वो WBC कम ही नहीं हो रहा था। तो हमारे जमदग्नि सर ने क्या दवाई दिया, अगर तंत्र के द्रव्य दिए उन्होंने। विडंगा रिष्ट का जो है ना सारे कंटेंट्स उसके सारे चूर्ण को मुझे दिया था कि आप दो। मैंने जब दिया तो मेरे पापा का WBC कम होने लगा था। और उसी तरह से वो वसु सर ने भी कुछ कुछ दिया था, जिसमें क्या था, नीम था, गिलोय था, ऐसे कुछ कुछ दवाई थे। तो अगध तंत्र की दवाइयों ने ये काम किया कि जो टॉक्सिन्स हैं, विष है जो धातुगत हो गया है, उसका पाचन करना, उसको न्यूट्रलाइज करना है, एंटीडोट के रूप में दिया था, तो वो फायदा हो गया, WBC कम हो गए थे। मन संताप हुआ है तो उसमें हमें विष, विष का परिणाम मन पे भी तो होता है, जितना शरीर पे होता है उतना मन पे भी होता है। इसलिए अगत तंत्र का भी सोचना चाहिए। ये सर ने कल, ये सर का लेक्चर में मैंने कल बताया था। दूसरा आपने और सर विमार गमन का कहा, विमार गमन। विमार गमन मतलब है कि कोई अच्छा इंसान है, फॉर एग्जाम्पल अभी हम बोलेंगे महेंद्र सर इतने अच्छे विद्वान हैं, इनका काम यहाँ पे आके पढ़ना है, और ये अपने फ्रेंड्स के साथ कहीं चले गए, दारू पीने चले गए, तो इनका विमार गमन हो गया। इसी तरह से जो धातुओं के स्त्रोतस हैं उसको अपने स्त्रोतस में अपना फंक्शन करना चाहिए, लेकिन वो अपना स्थान छोड़ के कहीं और चला गया। तो जैसे यकृत पे फैटी लीवर हो जाता है, मेद अपना स्थान छोड़ के रक्तवत स्त्रोतस के मूल स्थान में जाके बैठ गया है, तो उसने आने क्यों दिया उसको, और वो गया क्यों, ये भी तो है बात। तो उसने मिथ्याहार विहार किया, वैसा ऐसी चीजें खाई जो मेद को बढ़ा रही है और मेद को विमार गमन करने के लिए सपोर्ट कर रही है, ऐसा चीज हुआ। इसलिए हम वहां पे मेदोपाचक देते हैं और फायदा होता है, मेदोपाचक दिया ना, फैटी लीवर ठीक हो जाता है सर। सर एक और लास्ट क्वेश्चन, आज आपने बोला कि जैसे जीर्ण ज्वर रहता है तो उसमें हम वासाघृत या और ये घृत कल्पना देते हैं, तो वाला ऐसा कैसे सोचना है इसको? हाँ, ये चरक संहिता में बहुत अच्छा बताया कि रुक्ष तेज बढ़ता है। जीर्ण ज्वर में आप पढ़ेंगे तो जीर्ण ज्वर में बुखार रहता है, धातुओं को सुखाता है, मतलब वो ड्राई करता है। अब जब ड्राइनेस बहुत बढ़ रही है धातुओं में, और रुक्ष तेज, अग्नि जो है, हम लोग जब जैसे हवन कर रहे हैं वहां पे घी डालते हैं तो वहां पे तेज होता है, वो कैसा स्निग्ध तेज होता है। लेकिन कभी कभी रुक्ष तेज होगा, वो धातुओं को सुखाएगा, ड्राइनेस करेगा।
जैसे जंगल में आग लगी है, बहुत ज्यादा भड़क के आग लगी है, तो पूरा ऐसे स्वाहा हो रहा है, बहुत सारा चीज। वहां पे स्निग्धता की कमी है, सूखा जंगल है, और वहां पे स्निग्धता नहीं है। वैसे ही पूरे धातुओं को रुक्षता, रुक्ष तेज बढ़ जाता बढ़। तो वहां पे हमें चिकित्सा करने के लिए सिद्ध घृत देना है। सिद्ध घृत भी देना है, तो कौन सा घृत देना है? मधुर तिक्त कषाय रसात्मक। जैसे बलादि घृत बोला है, बासादि घृत बोला है। बलादि घृत में मधुर मधुर रस ऐसे वाले द्रव्य हैं, वासादि घृत में तिक्त रसात्मक और कटु रसात्मक, जो दीपन पाचन करे, पिपल्यादि घृत बोला है। मधुर तिक्त कषाय, और हमें वहां पे दीपन पाचन भी करना है, इसलिए कटु रस भी उसका प्रयोग किया गया है, ऐसा बताया। ठीक है। और वहां पे शीर कल्पनाएं भी बहुत सारी बताई हैं कि आपको बॉडी को रुक्ष तेज कम करना है, रुक्षता आ रही है, तो वहां पे दूध जो है मधुर मधुर शीत होता है, मधुर रस मधुर विपाक शीत वीर्यात्मक और स्निग्ध होता है, इसलिए शीर कल्पनाएं बोलिए। चरक संहिता खोल के देखिए, जीर्ण ज्वर की चिकित्सा में क्या क्या दिया है, वो आप 2-3 पैराग्राफ पढ़ेंगे तो मैं जो बोल रहा हूँ आपको समझ आ जाएगा। सर नमस्कार जी। हाँ प्रणाम सर। मैं ये कह रहा था, विश्वासी और अब का ट्रीटमेंट बताया तो उन्होंने दो चार जगह के हाथ में दर्द हो, काला काला पड़ जाए या इस तरह का, और बताया था कि उसको और थोड़ा सा क्लियर करो सर। विश्वाची और अवबाहु पे करेंगे सर, हम स्टेप बाय स्टेप कर दें। आप नहीं, पूर्व रूप अवस्था, इसी चैप्टर में सर ये। मैं बताऊंगा सर, आगे स्टेप बाय स्टेप जाएंगे सर। आज मैं, अगर आप बोलेंगे कि हाइट बढ़ाने का भी बताओ, ये हम जाएंगे सर। विश्वाची अवभाव बात भी कर रहे हैं, पूर्व पर ज्वर अवस्था, ये इसमें कुछ पूछना है पूछिए, मैं बताऊंगा। मुझे आता है वो सब आंसर आता है, लेकिन अभी जम्बलिंग नहीं करेंगे, हम बताएंगे ना सर। अभी आने वाले सेशन में हम करने वाले हैं ना सर, की हर बात पे डिस्कशन करेंगे। आप कुछ और बोलना चाहते हैं, बोल सकते हैं। मन संताप लक्षण, ये जो है ना, मन पे कंसंट्रेट करके सर ने 2 लेक्चर में इस पे बात किया है कि मन विकृत हो गया है, इरिटेटेड माइंड हो गया है। हाँ आशीष जी बोलिए। सर एक बात और पूछना है कि सर जैसे वात कफ संप्राप्ति है तो उसमें दूध आम ज्यादा बनाता है, घी, इनको सर किस रेशियो में लेना है, अब कैसे नहीं, करना है, बात नहीं करना है, कफात्मक है और इसका आमावस्था है। कंफ्यूजन रहता है। आमावस्था है तो बिल्कुल भी दूध नहीं देना है, और ना घी देना है। घी के बारे में बोला है, आमावस्था में देने से वो जहर होता है, विषवत होता है, तुरंत प्राण को हरने वाला होता है। आमावस्था में नहीं देना है, निरामावस्था में देना है। और जीर्ण ज्वरावस्था में तो जरूरी है, क्योंकि वहां पे रुक्ष तेज है, वहां तो जरूरी है, घृत ही चिकित्सा है वहां पे। तो जो सर तरुण जीर्ण ज्वर के है क्या उसमें क्या नहीं बोला है। लक्षण, क्या? सर जीर्ण के क्या क्या लक्षण होंगे? जैसे धातुएं सूखने लग गई हैं, ये जीर्ण का लक्षण है, और क्या क्या लक्षण है कि ज्वर जीर्ण है? 21 डेज क्रॉस करने के बाद, किसी को भी 21 डेज बुखार आने के बाद जो वीकनेस आती है, उठना बैठना, कुछ ऐसे ड्राइनेस फील होता है, क्लम होता है, ग्लानी होता है, नया फीवर में कैसे पेट भरा भरा रहता है, बॉडी एक बहुत ज्यादा रहता है, अंग मर्द बहुत रहता है, सब चीज भरा हुआ है, ऐसा रहता है, खाने खाने की इच्छा नहीं होती, अनन्नाभिलाषा होता है, भक्त द्वेष होता है। लेकिन जीर्ण ज्वर में कैसा रहता है, बहुत ज्यादा थकावट रहती है, बहुत ज्यादा, और बॉडी से ड्राई हो जाता है, और हीट बहुत ज्यादा अंदर फील होती है, अंतरदाह बहुत होता है, ऐसा होता है। तो दाह को कम करने के लिए तिक्त रसात्मक, मधुर रसात्मक, कषाय रसात्मक ऐसे घृत सिद्ध करके देना है, या शीर पाक देना है। मैं आप लोगों को एक चीज और बताना चाहता हूँ। मैं जब एमडी कर रहा था तो मेरा जो टॉपिक था उसमें था कि कॉन्सेप्चुअल स्टडी ऑफ विकृत एंड प्राकृत मनास फ्रॉम बृहत्त्रयी। बृहत्त्रयी में जितने भी प्राकृत टर्म्स हैं मन के, वह लेने हैं, उसको कंपाइल करना है, और विकृत मन के जितने भी हैं वो कंपाइल करना है, और उसी के बेसिस पे पागल लोग, या जो पागल होने के पहले की अवस्था है, जो साइकेट्रिक वार्ड में आ रहे हैं रोज, उनके ओपीडी में सर्वे स्टडी करना था। तो इस पर मैं कभी और बताऊंगा। प्राकृत मन पे कैसे, कि प्रसन्न मन, हर्षित मन ऐसे शब्द बताएं, उत्साहित मन ऐसे शब्द बताएं अपने ग्रंथों में, और विकृत मन में व्याकुल मन, आकुल मन, फिर उसके बाद में विषादित, अवसादित ऐसे बताएं, क्रोधित मन, शुद्ध मन, संशुद्ध मन, ऐसे अलग अलग शब्द बताएं विकृत में। इसी के पैरेलल जब मैं साइकेट्रिक वार्ड में जाता था, तो वहां पे पेशेंट कैसे आते थे, वहां पे साइकेट्रिस्ट अपनी भाषा में सब डायग्नोसिस कर रहे हैं, सब केस टेकिंग कर रहे हैं, उसी के पैरेलल मैंने आयुर्वेद के शब्द और आयुर्वेद की अवस्थाएं समझी। तो वहां पे क्या ऐसे आते थे, अचानक पेशेंट आया और सडन चेंज इन बिहेवियर, मतलब कल तक वो अच्छा बिहेव कर रहा था,
अचानक वो वायलेंट हो गया, उसके दिमाग जो है वो ऐसे अचानक सटक गया, सरक गया, और वो कुछ अलग ही मारपीट करने लगा, गाली देने लगा, या फिर अचानक वो हंसने लगा, अपने में ही बात करने लगा, एक टक देखने लगा। तो घर वालों को लगा कि किसने जादू टोना किया है, ब्लैक मैजिक किया है, लेकिन उनका हिस्ट्री निकाला तो मन पे आघात हुआ, ऐसा पता चला। तो जब सर का लेक्चर मैंने सुना ना, तब मुझे समझ आया कि मन पे आघात होना, कुछ बात ऐसे चुभ गया और मन पे आघात हुआ है, तो वो ज्वर की पूर्व रूपावस्था थी। मन संताप लक्षण हुआ है, मन पे संताप हुआ है, मन पे आघात हुआ है, और वो बहुत सालों से चल रहा है, बहुत सालों से चल रहा है। उसका इलाज नहीं किया गया, शरीर का इलाज किया गया है, बुखार आ गया उसका इलाज किया है, लेकिन मन पे भी वो दुष्टि है, और वही वो मानसिक रोग, मनोरोग में कन्वर्ट हो गया। तो वो उन्माद और अपस्मार में गया वो, ऐसा मुझे पता चला। उन्माद में भी पित्तज उन्माद, कफज उन्माद, वातज उन्माद, ये सब देखने को मिले मुझे। हाँ, बोलिए, आप लोग कुछ बोलना चाहते हैं? अगर आप लोगों को कुछ बोलना है बोल सकते हैं, नहीं तो अभी हम कल वाले लेक्चर में कैंसर और सन्निपात की जितनी भी अवस्थाएं हैं, और वो हमारे सर ने बोला है कि आर्यवैद्य कला निधि नाम का बुक है मराठी में, तो मैं उसका भी रेफरेंस लेके संस्कृत में वो और सर का लेक्चर ये जोड़ के पूरा अच्छे से आप लोग को बताऊंगा। फिर अगले वाले लेक्चर में अववाहक विश्वाची और ज्वर, उस पे हम बात करें, हर चीज पूरा कवर करने वाले हम लोग, कोई भी चीज नहीं छूटेगा। आप लोग मेरे तरफ से विश्वास रखिए, हर चीज पे हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है? तो मैं अभी सेशन बंद कर दूं, थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं, फिर 9 बजे मिलते हैं। मुझे इजाजत दीजिए। थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को। आप लोग के मन में जो भी शंकाएं आती हैं जरूर पूछिएगा। थैंक यू, प्रणाम।